हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मैथ पीवाईक्यू पढ़ाने के बाद सीटेट की उसमें हम साइंस के पीवाईक्यू भी पढ़ाएंगे और साइंस का चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है, चूँकि एग्ज़ाम की डेट 8 फरवरी है, ठीक है ना। जो कि पिछला रिजल्ट बहुत ख़राब रहा है, मुझे लगता है कि पेपर और ख़ास करके पेपर 2 का, ठीक है ना, पेपर 2 का रिजल्ट बहुत ही ख़राब रहा है। तो बहुत सारे बच्चे आप देखे होंगे कि मैथ तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन साइंस में उनको काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। उन्हीं प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट ओवरकम करने के लिए मैं ऐसी एक स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ आया हूँ, और पिछला हमारा जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपसे साइंस में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में साइंस का भी 30 नंबर का वेटेज है, ठीक है ना, और 20 नंबर के सब्जेक्ट से साइंस आएगी। अगर 20 नंबर आप सही कर लेते हो तो बहुत आराम से 90 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट। साइंस का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है ना, सिलेबस का नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में है। ये कह रहा है कि एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल भस्म और लवण, इसी बेस को ही हम क्षार कहते हैं। एसिड क्या है, एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। एसिड को क्या बोलते हैं बेटा, अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो एसिड को अम्ल कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब जो ये एसिड क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे एसिड क्या होता है। किसी पदार्थ को जब हम जल में मिलाते हैं, ठीक है ना, तो एसिड की डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो एसिड की जब डेफिनेशन लिखूँगा तो मैं क्या कहूँगा कि देखो बेटा, अम्ल की परिभाषा की अगर बात करें, हालांकि परिभाषा आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानो, किसी पदार्थ को जब जल में मिलाते हैं, घोलते हैं, जल में घोलने पर H प्लस आयन उत्पन्न हो रहे हो तो उसे अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अम्ल में पीएच क्या होता है, इस बात को भी समझेंगे। तो पीएच का पहले फुल फॉर्म समझिए कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इट वॉज मेड बाई, इसका फुल फॉर्म हो गया, इसे सोरेनसन के द्वारा, सोरेनसन के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई कि नहीं। अगर हम पीएच की बात करें तो जो हमारा पीएच होता है बेटा, अगर किसी भी चीज का पीएच कितना है, 7 है, तो वो उदासीन है। 7 से कम है तो क्या है, वो अम्लीय प्रकृति का है, वो अम्ल है। और 7 से अधिक है तो इसका मतलब है कि वह क्षार है। क्या है बेटा, क्षार है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो प्रॉब्लम सर, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर पीएच जो है अगर ग्रेटर देन 7 है, अगर ग्रेटर देन 7 है तो पीएच की रेंज जो होती है, ये भी ऊपर लिख देता हूं मैं, पीएच की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ पीएच है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, रेंज ऑफ पीएच 0 टू 14 होती है। कितनी होती है, 0 टू 14 होती है, ठीक है ना। अगर अम्ल है, अगर अम्ल है तो उसका पीएच, उसका जो पीएच है वो 0 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। ये अम्ल की कंडीशन में। अगर क्षार है तो 7 से बड़ा होगा पीएच और 14 से छोटा होगा।
ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं। तो जैसे सलेवा का पूछे लार, लार का पूछ लें। अगर हम पूछें कि यूरिन का, यूरिन का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ यूरिन कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब अम्लीय प्रकृति होती है। लार हमारी जो सलेवा होती है ना, लार क्या बोलते हैं, सलेवा, सलेवा जिसे हम क्या बोलते हैं, लार। तो लार का पीएच जो होता है आई थिंक 6.8 होता है। कैसा होता है, 6.8 होता है। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अम्ल क्या होता है, किसी पदार्थ को जब जल में घोलने पर H+ आयन उत्पन्न हो रहे हो तो उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी पीएच को क्या कहते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसे सोरेनसन के द्वारा बनाया गया। पीएच का जो रेंज होता है वो 0 to 14 होता है, और अम्ल है तो उसका 0 से बड़ा और 7 से छोटा होगा पीएच, और अगर क्षार है तो वो 7 से बड़ा और 7 से बड़ा और 14 से छोटा होगा। यहाँ पे इसकी रेंज लिखी गई है, ये लेस देन 7 और ये ग्रेटर देन 7 होगा। तो मैंने ये आपको बता दिया, क्लियर है। तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा, और ये कहाँ तक आएगा, 0 तक जाएगा। बात ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात करें, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जरा बताइए आप। तो आप कहेंगे सर कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते, टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। बात ठीक है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। कोई नीला लिटमस पेपर जो होता है कवक और शैवाल का बना होता है। क्या, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस जो पेपर है ना, वो किसका होता है, वो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। बात ठीक है ना। अब कहेंगे अम्ल कैसा होता है, करोसिव नेचर का होता है, अर्थात संक्षारक प्रकृति के होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे भी ये पड़ते हैं उसको क्या करते हैं, उसके रंग को खराब कर देते हैं। मतलब वो उस जगह को खराब कर देंगे। जैसे आप कपड़े पड़ गया तो कपड़ा कट जाएगा। जैसे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन जिसे कहेंगे इंग्लिश में, जो अम्लीय वर्षा होती है, तो हमारा जो ताजमहल है बहुत जो खूबसूरती की निशानी है, इवन ये कह सकते हैं कि जो प्यार की निशानी है, तो उसमें क्या कर रहा है, उसका जो कलर ख़राब होता जा रहा है। इस क्यों, क्योंकि वहाँ पे अम्लीय वर्षा होने के, इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री से जब बारिश होती है तो अम्लीय वर्षा होती है इंडस्ट्री के कारण। इसीलिए क्या किया गया है कि वहाँ से इंडस्ट्रीज हटाई गई हैं, और उस अम्लीय वर्षा के कारण उसके क्या कर रहा है, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी थी उसको क्या कर रहा है, वो खराब करता जा रहा है। ठीक है ना। तो मैंने कहा अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं, इसका मतलब करोसिव नेचर के होते हैं। अम्ल के जलीय घोलों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यस, क्योंकि इसमें आयन होते हैं। ठीक है। जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करता है, ये तो मैंने डेफिनेशन में बताया, यही डेफिनेशन ही अम्ल की है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि H+ आयन जलीय सोल्यूशन में, जलीय घोलों में किस प्रकार से उपस्थित होता है। यस, आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो H+ आयन है वो जलीय सोल्यूशन में, जलीय घोलों में किस रूप में उपस्थित होता है, तो आप ये कहेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप क्या कहेंगे कि जैसे मैंने कहा कि जो हमारा H+ आयन है वो जल में किस रूप में उपस्थित होता है, तो आप कहेंगे कि H3O+। इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। बताओ भाई, ठीक है। इसका मतलब है कि H+ आयन जलीय घोलों में हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। इसका फार्मूला होगा क्या, H3O+। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी इक्वेशन कह सकते हैं। बात ठीक है यहाँ तक। अगर हम इस पॉइंट को समझना चाहें कि अम्ल में जलीय घोलों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो कैसे इस बात को समझेंगे, समझते हैं। जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि मान लीजिए कि एक हमने क्या लिया, एक बीकर लिया। इस बीकर में मैंने क्या भरा, डिस्टिल वाटर भर दिया। बात में समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ क्या है बेटा, डिस्टिल वाटर है, जिसे हम क्या कहेंगे, आसुत जल, डिस्टिल वाटर। ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया है सीटेट के पेपर में, मैंने तभी इस पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, एक बैटरी मैंने लगा दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस, बैटरी लगाया। तो बैटरी के बाद मैंने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, और इसको एक बल्ब लगा दिया। तो मैंने ये देखा कि ये जो है, इसमें क्या है, ये बल्ब जल नहीं रहा है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारी स्विच है।
तो बल्ब क्या हो रहा है, नहीं जल रहा है, बल्ब जल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हैं, या फ्री आयन है नहीं, और फ्री आयन ना होने की वजह से ही क्या कर रहा है, ये बल्ब नहीं जल पा रहा है। इसका मतलब क्या किया गया फिर, तो जब इसी एक यही बीकर में हमने क्या कर दिया, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कि इसी बीकर में बेटा हमने जो आसुत जल था ना, इसमें क्या ऐड कर दिया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कि जो आसुत जल था इसमें हमने अम्ल मिला दिया, इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी बैटरी को यहाँ पे जोड़ूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो एक स्विच लगाया, और स्विच से क्या किया मैंने, फिर एक बल्ब लगा दिया, और बल्ब क्या किया, यहाँ से आके कनेक्ट हो गया। तो अब आप देखिए कि ये बल्ब क्या करेगा बेटा, ये जल रहा है, ये क्या है, जल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम डिस्टिल वाटर में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो हमारा क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड होने लगती है, मतलब कि उसमें धारा का, ये कह सकते हो कि वो सुचालक होगा। इसका मतलब है कि आसुत जल में धारा नहीं फ्लो होती है, इसमें होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो समुद्री जल है, सी वाटर कह दें हम, क्या कहेंगे, सी वाटर। समुद्री जल की अगर हम बात करें, ध्यान देना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी वाटर, ठीक। और क्या कहें हम, जो नल का जल है, नल का जो जल है ना, ठीक। और नदी का जो जल है, नदी का जो जल है, ये सब क्या है, विद्युत के सुचालक हैं। ये सब क्या है, विद्युत के सुचालक हैं, है ना। और इसे क्या कहा जाता है, इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक पॉइंट हमारा क्या था कि जल अम्ल के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यस, जब हमने क्या बताया कि जब हम आसुत जल में अम्ल ऐड करेंगे तो क्या हो गया, अम्ल का जलीय घोल हो गया। अब क्या होगा कि ये बल्ब जलने लगा, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। तो अब मैं कहूँगा कि ये जो है, ये जो जलीय विलयन है, ये अम्ल के द्वारा घुला है, तो इसका मतलब H+ आयन है। जब आयन प्रेजेंट होगा, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी अगर डिस्टिल वाटर में ऐड कर दी जाए, तो वह विद्युत एवं ऊष्मा का क्या बनेगा, वो विद्युत का क्या बनेगा, सुचालक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसुत जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए घरों में हम लोग जब हाथ में पानी लगा होता है, सर्किट वगैरह को छूने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्टिल वाटर नहीं होता है, वो नल का जल होता है, नदी का जल होगा, तालाब का जल भी हो सकता है, ठीक है ना। तालाब का जल भी कह सकते हो, तालाब का जल हो सकता है, आप कह दो झील का जल, ठीक है ना, झील का जल, ठीक। ये सब क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर है बात? बताओ भाई, यहां तक क्लियर है ना। और क्या पॉइंट था, जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं, ये बात ठीक है। हमने कहा कि H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन जल में किस रूप में उपस्थित होते हैं, तो आपने कहा हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। अगले पेज पे आते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार क्या हैं। तो चूंकि अगर हम ये कह दें कि उत्पत्ति के आधार पर अम्ल को बांटा गया है, यहाँ पे किसके आधार पर, उत्पत्ति के, बेस्ड ऑन ओरिजिन, है ना। तो किस पे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम कह दें कि कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे सर जो अम्ल है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक ऑर्गेनिक, जिसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, एक मिनरल या इनऑर्गेनिक अम्ल, जिसे हम खनिज या अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि कार्बनिक अम्ल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये भी कह सकता हूं कि जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, क्या, जो
प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है बात? इसका मतलब है कि जीव जंतुओं से जो प्राप्त अम्ल हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाती हैं। तो नोट करके लिख लो कि जीव जंतुओं से प्राप्त अम्ल कैसे होते हैं, या जो जीवों से, जो कि प्राकृतिक जो स्रोत हैं अम्ल के, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल की बात करें, जिसे हम प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड कहते हैं। क्लियर है बात? अगर हम ये कह दें, यहाँ पे लिखा भी है, वो अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना? जीवित स्रोत का मतलब है कि जो पेड़ पौधों से मिलता है ना, ये हमारे जीवित स्रोत हैं। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो हम बताओ, इसमें अगर एसिड की बात करें किस में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सेट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड। अगला कहाँ गया? हाँ ठीक है, सल्फेनिक एसिड। तो आप मेरी बात को समझिए कि बताओ फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो मैं कहूँगा इसको हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, है ना, इसको हिंदी में भी यही हम लिखेंगे। तो जो फॉर्मिक एसिड है, ये जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे तो बिच्छू के डंक से, है ना, बिच्छू के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है ना? ठीक, मधुमक्खी अगर आपको काट लेती है तो क्या होता है? दर्द होता है। ठीक, एक नेटल लीफ होता है। क्या होता है? एक पौधा होता है, उसमें कांटेदार होते हैं, जब घुस जाने के बाद अगर कहीं लग जाता है तो क्या होता है? बहुत जैसे बिच्छू के डंक मधुमक्खी की तरह क्या होता है? तो इसे हम बोलते हैं नेटल लीफ। ठीक है ना? नेटल लीफ। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिरका। इसका फार्मूला क्या होगा? CH3COOH, है ना? इसका अब सिरका को हम क्या बोलते हैं? विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड जो है वो क्या है? वो सिरका है। बात समझ रहे हैं हमारी? तो सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किसमें से पाया? बिच्छू के डंक से फॉर्मिक एसिड पाया जाएगा। मधुमक्खी होगा, एक नेटल लीफ होता है, इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है कि जो नेटल लीफ होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड। क्लियर है बात? लैक्टिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड दूध, पता ही चल रहा है किससे? दही से। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसे हम कर्ड बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? कर्ड बोलते हैं। तो इसे कहेंगे लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है, जैसे आप कहेंगे नींबू, संतरा, है ना, आप कहेंगे कि नींबू में, संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होगा वो खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा? खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। मैलिक एसिड किस में पाया जाएगा? तो आप खूब सुने होंगे नाम कि मैलिक एसिड जो होगा, आप कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड। ठीक, अच्छा चलो मैलिक एसिड अभी छोड़ता हूं। टार्टरिक एसिड की बात करें तो इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में। ठीक है ना, इमली और अंगूर में। तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। अच्छा, मैलिक एसिड की अगर बात करें तो ये आपका पाया जाएगा टमाटर में। किसमें? टमाटर में पाया जाता है मैलिक एसिड। एक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैलिक एसिड, ठीक है ना, आगे एक और चलते हैं फिर बताते हैं आपको कि सल्फेनिक एसिड किसमें पाया? जब आप प्याज काटते हैं, जो आंसू निकलता है ना, तो प्याज कहाँ पाया जाता है? प्याज में। जब आप प्याज कट करते हैं, ठीक है, और प्याज से जो
आपके आँख में लगती बहुत तेज तो आंसू निकलता है, उसे कहते हैं सल्फेनिक एसिड की वजह से निकलता है, ठीक है ना। ग्लूटामिक एसिड जो होता है आपका, ये पाया जाता है वीट, किसमें पाया जाएगा बेटा, वीट अर्थात गेहूं में, वीट अर्थात गेहूं में। बताओ भाई, न्यूक्लिक एसिड जो है, इसका नाम ही सुना होगा, डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमिनो एसिड पाया किसमें पाया जाता है बताओ, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड पाया जाएगा किसमें, प्रोटीन में। किसमें पाया जाएगा बेटा, प्रोटीन में, प्रोटीन में एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। एक यहाँ पे हमारा छूट रहा है कि मैलिक एसिड, एक तो हमारा और छूट गया है, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ है, जो एप्पल में पाया जाता है, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। अब आपसे यहाँ पे देख लीजिए कि एसिटिक एसिड किसमें पाया जाएगा, सिरके में। फॉर्मिक एसिड बिच्छू के डंक, मधुमक्खी और जो नेटल लीफ होता है ना, नेटल लीफ एक पौधा है जिसमें कांटेदार होते हैं। अगर यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ तो मैं किस टाइप का होता है, ये देखिए नेटल लीफ का पौधा होता है ना, नेटल लीफ। देखिए लीफ सेट फॉर रोटिंग, एक मिनट, नेटल लीफ, एक चीज और लिखता हूं मैं इस पे, हाँ ये देखिए जो नेटल लीफ होता है ना बेटा, इसमें क्या होता है, कांटेदार होता है। जूम नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आपको दिखाते। हाउ टू मेक नेटल, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सब कैसे हैं, कांटेदार पत्तियां होती हैं, तो इससे क्या होता है कि ये गड़ जाती हैं, और इसी गड़ने की वजह से उसमें एक एसिड पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, सेट्रिक एसिड नींबू संतरा, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, खट्टे फलों में पाया जाता है, मैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, ऑक्जेलिक एसिड, जो हमारे ऑक्जेलिक एसिड छूट गया है, जो किसमें पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है। सल्फेनिक एसिड प्याज में पाया जाता है। ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो गेहूं में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। एमिनो एसिड किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। क्लियर है। अब एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो हमारे आंख से जो आंसू आते हैं, है ना, तो मैंने कहा अगर पूछा जाए किस अम्ल की वजह से आता है, तो आप कहेंगे सल्फेनिक, सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक। याद रखना कि आंसू में एक सियालिक अम्ल होता है, क्या होता है, जो पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सियालिक अम्ल। और आंसू, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेंगे सियालिक अम्ल पाया जाता है। तो आंसू में एंजाइम कौन सा पाया जाता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इससे क्या होता है कि जब भी आप देखिए आपकी आंख में कुछ भी पड़ जाता है तो आपके आंख से पानी आने लगता है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि लाइसोजाइम जो एंजाइम है ना, वो एंटीबैक्टीरियल होता है, जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं उनको मार देता है और साफ कर देता है। तो क्या काम है, जीवाणुरोधी। तो हमारी आंख में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, लाइसोजाइम पाया जाता है। और हमारी आंख में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो हमारे आंसू निकलते हैं, तो उसे हम कहेंगे सियालिक अम्ल पाया जाता है। अगर यहीं पे हम बात करें कि मिनरल एसिड्स की, खनिज की, ठीक है ना, अगर हम मिनरल एसिड्स खनिज की बात करें तो प्रयोगशाला में खनिजों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो उत्पत्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक किसके आधार पर, एक तो ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा मैंने आपको देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक तो मैंने बताया ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा मैंने बताया मिनरल एसिड, ठीक है ना, या इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड को कहाँ प्राप्त करते हैं, इसे हम इनऑर्गेनिक एसिड को हम कहाँ प्राप्त करते हैं, प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। अगर हम यहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, जिसका फार्मूला है H2SO4, जिसे रसायनों का राजा या अम्लों का राजा कहा जाता है, ठीक है ना। तो H2SO4, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अम्लों का राजा
या रसायनों का राजा, है ना, ऑयल ऑफ विट्रियोल, है ना, कशिश का तेल, कशिश का, ऑयल ऑफ विट्रियोल, कशिश का तेल। तो इसका इस कहने का मतलब है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक जो अम्ल है बेटा, उसके कितने नाम हैं? तो आप कहेंगे सर उसे अम्लों का राजा कहते हैं, है ना, किंग ऑफ एसिड। क्या कहेंगे? किंग ऑफ एसिड कहते हैं। किंग ऑफ एसिड कहेंगे। रसायनों का राजा, केमिकल ऑफ किंग कहते हैं। कशिश का तेल तो ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है ना, जिसे हम कशिश का तेल भी कहते हैं। इससे क्या बनता है? इससे हम उर्वरक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उर्वरक बनाते हैं। सीसा संचायक बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, है ना, सीसा संचायक बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? उर्वरक के रूप में। और तीसरा पॉइंट होगा कि विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक बनाने में, H2SO4 का। तो सीसा संचायक बैटरी क्या है? तो इससे हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे घर में बैटरी होती है ना, तो उसमें हम जो डिस्टिल वाटर डालते हैं तो उसमें अगर एसिड ना हो तो क्या होगा? करंट नहीं फ्लो होगी, तो यही डाला जाता है, H2SO4 अम्ल डाला जाता है। तो हमारे घर पे जो बैटरी होती है, तो मैं कह सकता हूँ घर की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? घर की बैटरी में अम्ल कौन सा होता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। आप जब गर्म करके पानी डालते हैं या मार्केट से खरीद के पानी लेकर आते हैं, तो उस पानी में डिस्टिल वाटर होता है, लेकिन आप देखिए अगर बैटरी से पानी अगर बाय द वे कहीं गिर जाता है तो फर्श क्या होती? खराब हो जाती है, वहाँ पे उसकी जो रंग है वो उड़ जाता है, ठीक है ना। या जिस भी स्टैंड पर रखा होता है उस स्टैंड लोहे का रंग उड़ जाता है, कट जाता है। क्यों? सल्फ्यूरिक अम्ल के। इसीलिए अम्लों का राजा कहा जाता है और रसायनों का राजा भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। तीन इसके नाम होते हैं, इसके तीन काम होते हैं, उर्वरक बनाने में, सीसा संचायक बैटरी बनाने में और विस्फोटक बनाने में। बात ठीक है ना? आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, है ना, तो नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसका भी उर्वरक और विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। क्या? अगर हम यूज की बात करें, चलो आगे ही लिख देते हैं हम, प्रयोग कहाँ है इसका? तो अब आप प्रयोगशाला में बनाएंगे। ये कैसी है? ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक एसिड है। तो हम कहेंगे इसका जो प्रयोग होगा वो उर्वरक बनाने में, उर्वरक अर्थात खाद, उर्वरक अर्थात खाद बनाने में। और जो विस्फोटक बनाते हैं ना, उसमें इस वाले अम्ल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जो हमारे पेट में बनता है। तो मैंने कहा वो अलग है, लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो इनऑर्गेनिक है। क्लियर है बात? आगे आते हैं। तो तीन आप याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3, H2SO4, HCl, ठीक। अम्ल के प्रकार, अब हमने वहां पे उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अम्लों के प्रकार में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी प्रबलता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रबलता के आधार पर। तो प्रबलता के आधार पर हमारे एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है क्या? दुर्बल, और एक होता है क्या? प्रबल, जिसे हम वीक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि जो हमारे यहाँ तो हालांकि पता नहीं कैसे लिख दिया है इसने कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की अगर हम बात करें, तो जैसे हमारे प्रबल अम्ल H2SO4, HCl, HNO3, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन नोट करके यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि H2CO3, ठीक है ना, जो हमारा H2CO3 है, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इस बात को समझिएगा कि जो ये कार्बोनिक एसिड है बेटा ना, ये अपवाद है। क्या है? ये एक एसिड है, तो ये एसिड तो है, लेकिन ये H+ आयन मतलब कि प्रबल नहीं है। प्रबल और दुर्बल कैसे जानेंगे? जहाँ पे H+ आयन बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हों, ऐसा एसिड जिसे जल में डालने पर H+ आयन की मात्रा कम हो, उसे हम दुर्बल कहते हैं। जहाँ पे H+ आयन
की मात्रा अधिक हो वहाँ से हम प्रबल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए तो H2SO4 क्या है, प्रबल है। HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। और HNO3 क्या है, प्रबल अम्ल है। ये सब कहाँ बनाया जाता है, ये सब प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है। तो कैसे हैं, इनऑर्गेनिक है या खनिज अम्ल है। ठीक है, नोट करके कहेंगे कि अपवाद के केस में H2CO3 यह एक प्रबल अम्ल नहीं है। मतलब कि H+ आयन रिलीज तो करेगा, लेकिन ये क्या है, एक दुर्बल है। तो कहने का मतलब है कि दुर्बल खनिज अम्ल है। अब इसी का नाम यहाँ पे लिखा है कार्बनिक अम्ल। ठीक है ना। अब आप ये समझिएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड में, देखो ध्यान से सुनो, जब इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बारिश हो रही, वाटर गिर रहा है, तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो H2CO3 बनाएंगे। H2CO3, यहाँ पे CO3 छूट गया है। इसका मतलब है कि इसी को कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि जब वर्षा होगी, इसका मतलब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जब बारिश हो रही है तो वो रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा। इसका मतलब है कि वर्षा जल में कार्बोनिक एसिड रहता है। ठीक है ना। और जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक लोग यूज करते हैं उसमें आप देखिएगा ऐसे करके हिला दे तो भक्क से खुल जाता है बहुत तेजी से, क्योंकि उसमें एसिड होता है। और कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो कोल्ड ड्रिंक में कैसा होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। बात ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जितना मैंने पढ़ाया है सब कुछ एक बार आप अपने मन में इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सारा मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आज के क्लास में, क्योंकि मैं इतना ही रखूँगा। मिलूँगा आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में। तो पहले मैंने क्या पढ़ाया कि हम pH के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा किसी पदार्थ को जल में घोलने पर H+ आयन उत्पन्न हो रहे हों तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो जो अम्ल में अगर बात करेंगे तो डिपेंड करता है कैसे, pH रेंज जो होती है 0 से 14 होती है। फिर मैंने कहा कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर मैंने क्या कहा आपसे कि इसे सोरेनसन के द्वारा बनाया गया, क्या, pH स्केल। pH स्केल में हमने यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है 0 से 14 होगी, तो 7 से जब अधिक होगा तो क्या होगा, वो क्षार होगा। और 7 से कम होगा तो कैसा होगा, वो अम्ल होगा। तो मैंने कहा कि यूरिन का pH 6 होता है, इसका मतलब अम्लीय होता है। ठीक है ना। और सलाइवा लार का 6.8 होता है। ठीक है ना, स्लाइटली अम्लीय होता है। ठीक है। अम्ल की अगर बात करें तो pH 0 से बड़ा हो 7 से कम होगा। अगर pH 7 से बड़ा हो 14 से कम है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या है, वो क्षार है। बात ठीक है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अर्थात इनके अम्ल के गुण की बात करें, क्या बेटा, अम्ल के गुण की बात करें तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है ना। चलो, फिर मैंने कहा कि टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल रंग कर देता है। अम्ल संक्षारक, करोसिव नेचर के होते हैं। ये जलीय घोलों में विद्युत धारा को प्रवाहित, इसके जलीय घोलों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं। कह रहा है कि H+ आयन जो एक्वस सोल्यूशन होता है, जो जलीय घोल होता है, उसमें किस रूप में प्रेजेंट होता है H+ आयन, तो हमने कहा कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट होता है, H3O के रूप में प्रेजेंट होता है। फिर मैंने कहा कि आपको ये जो बीकर है, बीकर में अगर डिस्टिल वाटर है तो आसुत जल, इसमें फ्री आयन नहीं होते, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। एक बैटरी और स्विच लगा दिया। जब हमने इसमें एसिड ऐड किया तो ये क्या बन गया, हमारा एक यौगिक बना। ठीक है ना। और अम्ल और जल का, तो इसमें क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, बैटरी से क्या किया, मैंने बल्ब को जोड़ दिया, बल्ब जलने लगा। ठीक है। तो मैंने कहा समुद्री जल, नल का जल, नदी का जल, तालाब का जल और झील का जल जो है, ये सब क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो आसुत जल हमारा विद्युत का कुचालक होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर मैंने क्या कहा कि जो टाइप्स ऑफ अम्ल के प्रकार, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मैंने कहा कि जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, और जो प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा प्राप्त होती है उसे हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। क्लियर है बात, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक अम्ल कहते हैं। बात ठीक है। फिर मैंने फार्मिक एसिड बताया, तो किस में पाया जाता है, जो बिच्छू, अगर आपको
डंक मारती है, या मधुमक्खी, या जो नेटल लीफ एक पौधा है उसकी पत्तियों में मतलब कि नोक होता है, अगर वो लग जाती है तो जैसे मधुमक्खी और बिच्छू के डंक जैसा आपको दर्द होता है, जिसका मतलब ऐसा होता है किसकी वजह से, क्योंकि उसमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो इस विनेगर सिरके में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू और संतरे में पाया जाता है, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। यही मैलिक एसिड की बात करें टमाटर में पाया जाता है, ठीक है ना। और टार्टरिक एसिड की बात करें तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड छूट गया है यहीं पे, एक उसमें ऑक्जेलिक एसिड आप जो है वो सेब में पाया जाता है। सल्फेनिक एसिड जो प्याज कट करते हैं तो आपके आँख से आंसू आता है, क्योंकि उसमें प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाता है, इसलिए आपकी आँख से पानी आता है। ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये गेहूं में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। अमीनो एसिड जो है एक प्रोटीन है, ठीक है ना, मतलब कि अमीनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है। आंसू में जो हमारा जो अम्ल पाया जाता है, जो हमारे आँख से पानी निकलता है, मतलब उसमें सियालिक एसिड पाया जाता है। एंजाइम कौन सा पाया जाता है, तो हम कहेंगे लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। क्लियर है बात। और जीवाणु, अब जो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है। इसका मतलब है कि हमारे आँख में जो भी मतलब धूल कण होते हैं उसकी गंदगी को सफाई करने के लिए जो हमारी आँख से पानी निकलता है, मतलब कि एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, उसके द्वारा वो साफ़ हो जाता है। अगर हम मिनरल एसिड की बात करें, प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है। नाइट्रिक अम्ल, फिर मैंने यहाँ पे शायद बात किया होगा, हाँ यहीं पे कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया, जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं, और कशिश ऑफ का तेल कहते हैं, मतलब ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ है, H2SO4 का सीसा संचायक बैटरी में, अर्थात उर्वरक और विस्फोटक में। सीसा संचायक बैटरी का मतलब है जो हमारे घरों में इन्वर्टर के लिए बैटरी यूज होती है, उसमें डिस्टिल वाटर के साथ साथ एक एसिड पड़ा होता है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है बात। फिर हमने यहाँ पे बताया कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग भी उर्वरक और खाद बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर यहीं पे हम बात करें तो प्रबलता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो प्रबल और दुर्बल अम्ल होते हैं। जिसमें H+ आयन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं उसे हम प्रबल बोलते हैं, जिसमें कम होते हैं उसे हम दुर्बल बोलते हैं। अब जैसे H2SO4 HCl और HNO3 है, ये प्रबल है। H2CO3 हमारा क्या है, एक अपवाद के केस में है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से जल से जब रिएक्शन करता है तो H2CO3 बनाता है। इसका मतलब वर्षा जल में अवश्य H2CO3 रहता है, मतलब कार्बोनिक एसिड और कोल्ड ड्रिंक में रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। क्लियर है बात। तो आगे मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।